का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ कानपुर की जनता का बहुत धन्यवाद। आज चुनाव के बाद मिलने का मौका मिल रहा है। मैं कानपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पे भरोसा करके समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जिस समय यहाँ पर रोड शो का कार्यक्रम हुआ, न केवल कानपुर बल्कि संदेश पूरे प्रदेश और देश में गया कि इतना समर्थन अगर पार्टी के पास है तो उसका परिणाम क्या आएगा। मुझे खुशी है कि कानपुर में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की हुई। हमारे बगल में ही अमिताभ वाजपेयी हैं, सोलंकी विधायक हैं, रूमी पहली बार जीते हैं वो विधायक हैं, और कई जो साथी चुनाव लड़े। बहुत अच्छी मतदान उनको मिले लेकिन जीत तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए उनके लिए और उनके क्षेत्र की जनता का भी मैं धन्यवाद दूंगा। और एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा है जिसने चुनाव में मेहनत की, उसको बहुत बहुत बधाई। ये सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है और कल या परसों गंगोत्री और जमुनोत्री के पूजा पाठ कर करके मंदिरों को खुलने का काम हुआ है। वो पूरा पानी बह करके आपके उत्तर प्रदेश होकर के जाता है। आज मुख्यमंत्री जी किसी गंगा को लेकर के कार्यक्रम था या गंगा को लेकर के बहुत आयोजन हो रहे हैं। कानपुर वालों बताओ, जहाँ पर सेल्फी ली थी और सेल्फी से पीछे चले जाओ, जिसमें कन्नौज, फतेहगढ़, फरुखाबाद और पीछे चले जाएं, तो क्या नदियाँ साफ हो गईं? क्या माँ गंगा साफ हो गईं? क्या यमुना की सफाई कर दी सरकार ने? ये वो लोग हैं जिन्होंने वादा किया था जनता से, उनकी सरकार बनेगी तो माँ गंगा साफ बहेंगी, यमुना साफ रहेगी। लेकिन आज पूरी गंदगी कचरा जितना भी हो सकता है सब जा रहा है। आए दिन देखने को मिलता है शहर में गंदगी भरी पड़ी है। शहरों में गंदगी, नालियाँ, कूड़ा, और अब तो जानवर भी घूम रहे हैं शहरों में। ट्रैफिक जाम, बिजली है नहीं, और जब बिजली का बिल आता है तो लोगों को करंट लगता है। जिस बिजली को बनाने के लिए समाजवादियों ने काम किया और कानपुर और आसपास कितने बड़े बड़े प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ था, ये सरकार अगर ध्यान दे देगी तो आज बिजली ज़्यादा भी मिलती है और सस्ती भी बिजली उपलब्ध हो जाती है। बिजली का संकट पैदा अगर किसी ने किया तो सरकार ने खुद पैदा किया है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को मुनाफा पहुंचाना चाहते हो। मैंने पहले भी कहा कि जनता को खरीद करके बिजली देनी चाहिए, क्योंकि बजट की कमी नहीं है। दिल्ली की सरकार भी इनकी है, यूपी की सरकार भी इनकी है। महंगाई आपके सामने, डीजल, पेट्रोल, सीमेंट, सरिया, दाल, तेल, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है जो महंगी ना हो गई हो। आज बेरोजगारी देखिए, किसी को नौकरी और रोजगार मिलना तो दूर, उनके लिए योजना भी नहीं कर रही। पिछली बार कहा था कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन नौकरी रोजगार नहीं मिले। क्या कारखाने उद्योग बने, लगे कि नहीं लगे? और फिर ये महानगर शहर है, बड़ा शहर है, किसान का गेहूं सरकारी खरीद नहीं हुई। सरकार ने खुली छूट दी कि प्राइवेट लोग जितना खरीदना चाहें खरीद लें, और इसलिए छूट दी है सरकार ने कि जो अपना गेहूं पिसा करके खा रहे हैं वो तो सस्ता खा लेंगे, लेकिन जो पैकेट वाला खरीदेंगे वो इतना महंगा मिलने जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसा रणनीति बनाई है, ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है कि शहर में रहने वाले लोगों को आटा महंगा मिलेगा, सूजी महंगी मिलेगी, आपको पकौड़े बनाने वाला बेसन महंगा मिलेगा, सरसों का तेल, रिफाइंड, घी सब महंगा करा दिया। और बैंकों ने भी अब आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, और लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा। आप 2014 से हिसाब लगाइए अभी तक,
कितना सेविंग में और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट कम हुआ है। और फिर कानून व्यवस्था की तो बात ही मत करो। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, जो कभी तमंचावादी कहते थे, जो समाजवादियों के सरकार को न जाने क्या कहते थे, आज बताओ तमंचा लगा करके 3,35,000 रुपए ये लूट हो गई। ये क्या भारतीय जनता पार्टी का तमंचा था? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग तमंचा लगा रहे हैं? और इतनी लूट और इतना भ्रष्टाचार कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा जितना इस बार देखने को मिल रहा है। और पुलिस मन मर्जी कर रही है। और पुलिस क्यों ना मन मर्जी करे? अगर पुलिस से आप चुनाव जीतना चाहोगे, लोगों को परेशान कराना चाहोगे, बाद में वो मन मर्जी तो करेंगे। आप देखिए जिला पंचायत के चुनाव में क्या लूट हुई, एमएलसी के चुनाव में क्या नहीं दबाव बनाया गया। और आपके सामने घटना है ललितपुर की, एक पीड़िता जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो अपनी फरियाद लेकर के आई, फिर बलात्कार हो गया उसके साथ। भाई दुनिया में ऐसी कहीं घटना हो सकती है? और तब वो घटना हो रही है जब बीजेपी की सरकार है। समाजवादी लोग अगर नहीं पहुंचे होते तो पुलिस के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मेरी फिर मांग है कि ऐसे लोग, पुलिस के लोग जो इसमें शामिल हैं, वो टर्मिनेट होना चाहिए। ये केवल ललितपुर में घटना नहीं हुई, आप चंदौली की घटना बताइए क्या हुआ वहाँ पर। एक परिवार में 2 बहनों को मारा, एक की जान चली गई, दूसरी अभी भी बीमार है, उसकी पिटाई की गई। और पुलिस कहानी बदल रही कि उसने फांसी लगा ली। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी से अच्छा इनकी सरकार में पुलिस कहानी कभी नहीं बनाती। पुलिस कहानी बनाने में बहुत तेज है। कोई घटना होगी उसमें कहानी बना देंगे। इसलिए बेरोजगार, महंगाई और आपके पुलिस के कामकाज देख सकते हो। फेक इनकाउंटर में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जो नोटिस मिलती हैं उसमें नंबर 1, महिला आयोग से जो नोटिस मिलती हैं पुलिस को नंबर 1, अपराधियों की सूची में जो चुनाव लड़े बीजेपी नंबर 1। और इनकी सरकार में वैसे तो ये निशानेबाज हैं, लेकिन सोचिए एक आईपीएस फरार है, आईपीएस पे इनाम घोषित है। इसलिए ये सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है। और कंटिन्यूटी की सरकार में कानून व्यवस्था लेकर के हर चीज बर्बाद कर दी सरकार। जिस तरह विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ, वहां पुलिस का इन्वॉल्वमेंट आया, चंदौली की बात करें, ललितपुर की बात करें, तो जो पुलिस को आखिर ये जो कुछ हो गया है, आपने भी सरकार चलाई है, इसका इलाज आप क्या देखते हैं? पुलिस से अगर पॉलिटिकल लाभ लेंगे आप, पुलिस को आप चुनाव जिताने में लगा दोगे और पुलिस को इसमें लगा दोगे कि आप चिन्हित करिए कि विपक्ष के लोग कौन हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो वो अपनी मर्जी का काम तो थोड़ा बहुत करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं और आए दिन शिकायत मिलती है, आए दिन पुलिस शामिल मिलती है कई कामों में। मान लीजिए आपके शहर की खबर है, तेल माफिया व अपराधी का पुलिस संग याराना। बिना पुलिस के कैसे गलत काम हो सकते हैं? ये आपके शहर की खबर है। सर, बुलडोजर को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं योगी आदित्यनाथ, और अब मदरसों में भी बुलडोजर चलना चालू हो गया है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि एक विशेष समुदाय को परेशान करने के लिए किया जाए। मुझे दुख है इस बात का कि जो चीजें पुरानी बनी हुई हैं, मदरसा है या किसी का घर है जो 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले बना, उन पे ये बुलडोजर लेकर के जा रहे हैं। ये बुलडोजर शहर को अच्छा नहीं कर रहे, ना अतिक्रमण हटाने के लिए कर रहे हैं। ये बुलडोजर इसलिए लेके घूम रहे हैं कि जिससे लोग डर जाएं। ये डराने के लिए। लोकतंत्र में, दुनिया में इस तरह का नहीं होता होगा। इसीलिए चुनाव भर हमने कहा कि ये सरकार आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप पे अगर स्टे है तभी बुलडोजर चल सकता है, कोर्ट की कोई परवाह नहीं करेगी सरकार। और अगर आपने कहीं नक्शा पास कराया है, अभी उदाहरण सामने आया कि जिला पंचायत ने अगर नक्शा पास कर दिया तो केडीए भी पूछ रहा है कि नक्शा पास करोगे कि नहीं करोगे। ये अधिकारी क्या दो जगह नक्शा पास करेंगे लूटने के लिए? ये तो सरकार का निर्णय है। अगर कभी सरकार ने कोई निर्णय लिया होगा
कि जिला पंचायत इस क्षेत्र में करेगा पास और केडीएस में पास करेगा। और मुझे याद है जब एक अधिकारी यहाँ पे थी, कोई उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, पूरा का पूरा कानपुर का काम रुक गया था। आप कानपुर में जिस बिल्डिंग पे हाथ लगा दो, आप उसको इलीगल साबित कर सकते हो। तो बीजेपी के लोग दल देख करके काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार खासकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी की सरकार खासकर समाजवादियों पर और जात के आधार पर फैसला ले रही है। जात के आधार पर कभी ऐसे फैसले नहीं ले गए। ये जो दूसरों को जातिवादी बोलते हैं, वो सबसे बड़े जातिवादी निकले। घोर जातिवादी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर एक सवाल है। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि राज ठाकरे माफी मांगे उत्तरवादियों से, वरना अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा। पहली चीज। और दूसरा सवाल कि इनका इस अयोध्या या राम मंदिर में कोई योगदान नहीं है, क्या कहेंगे इस बयान पर? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे सामने लाती है जिससे जनता बुनियादी सवालों पर सवाल न कर ले। आज तक डीजल पेट्रोल जो महंगा हो गया उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है। चर्चा इस बात की ना हो कि आपने अगर लोन ले लिया घर मकान बनाने के लिए तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब आपको हमको पता ही नहीं कि स्टील कितनी महंगी हो गई है। और अगर आप हिसाब किताब देखोगे तो आम जनता को तो देना पड़ रहा है पैसा बढ़ करके, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनका मुनाफा नहीं कम हो रहा है। इस कोविड के समय पे भी किसी बड़ी कंपनी का मुनाफा कम नहीं हुआ। बीजेपी के लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं, उनका मुनाफा कम ना हो जाए, चाहे गरीब जनता को डीजल पेट्रोल स्टील आटा खाने की सामग्री तेल सब कुछ महंगा बिक जाए। जहां इतनी गरीबी हो, जहां लगातार गरीबी की खाई पैदा होती जा रही हो, वहां बताओ देश का एक उद्योगपति दुनिया में पहुंच गया आगे। सर यूपी की राजनीति जो है वो बेसिकली अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर बढ़ती जा रही है। आपने भी सरकार चलाई है। अब जो मौजूदा हालात है वो कहीं ना कहीं जो है अजान पर आकर टिक गया है, हनुमान चालीसा पर टिक गया है। आपने भी सरकार चलाई है, क्या मानते हैं कहाँ कुछ कमी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी बच गई, नहीं तो इसी चुनाव में उनको जनता ने सबक सिखा दिया था। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो समाजवादी लोग 3.5 लाख वोट से तो पीछे हैं। और अगर हमारे कार्यकर्ता, हम अब उसमें विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, उसमें एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ विधानसभाओं के डेटा अपलोड नहीं किया अभी तक। इतने महीने चुनाव हो गए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेटा अपलोड नहीं किया। और डेटा अपलोड इसलिए भी नहीं हो सकता, हो रहा हो क्योंकि उन्हें मैनिपुलेशन करना है। भाई मैनिपुलेशन जब तक नहीं होगा तब तक डेटा कैसे डालोगे? आपका विधायक जीत गया, निकाल के बाहर कर दिया, रिजल्ट आपने अपने पक्ष में कर लिया, अब वो वोट कहीं तो दिखाओगे आप। तो सोचिए इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ नहीं था, फेयर नहीं करा रहा था चुनाव। समाजवादी ने कोई भी शिकायत की होगी, उस शिकायत को नहीं माना और न जाने कितने वोट कट गए। और खासकर जो पन्ना प्रभारी थे उन्होंने चिन्हित कर करके, ये समाजवादी लोग हैं, ये यादव हैं, ये मुस्लिम हैं, इनके वोट काट दो, या ये गैर बरादरी के हैं, ये मान लीजिए अमिताभ वाजपेयी मुनीष शुक्ला के करीब के लोग हैं, इनका वोट काट दो। बताओ वोट काटेंगे नहीं काटेंगे? तो ये वेल प्लान्ड चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि हार गए यूपी में, जनता इनके खिलाफ है। अखिलेश जी आपके सहयोग आज भी वैसे है या बीजेपी जोरे डाल के उनको काटने में लगी? देखिए बीजेपी कुछ भी करेगी लोकसभा चुनाव से पहले। उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो 24 लोकसभा जीत चुके हैं। हम लोग थोड़ी मेहनत प्रयास और कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक परिणाम आएगा, ये बीजेपी जानती है। इसलिए हर तरह का कंफ्यूजन बीजेपी फैलाएगी और बीजेपी किसके माध्यम से कौन सी लड़ाई करा दे। अब तो बीजेपी वाले ट्वीट भी लिख करके देने लगे हैं। कानपुर में यहाँ पर बीजेपी वाले ट्वीट लिख करके देते, अभी तक तो प्रेस के लोगों को देते थे, अपने जो स्पोक्स पर्सन्स को देते थे। अब सुनने में आया है किसी पार्टी से हिसाब किताब करना है, किसी नेता से हिसाब किताब करना है तो उनकी रिसर्च टीम बाकायदा ट्वीट बनाती है और वो देती है कि ये ट्वीट आप करिए। अखिलेश जी आप मानते हैं कि ये जात के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि कानपुर में भी घटना हुई, उसमें के यादव नाम के दरोगा को हटाया गया और प्रद्युमन सिंह, क्योंकि सरकार बेसिकली आप भी आरोप लगा रहे थे
ठाकुरवाद चला रही है। एक पत्रकार साथी को भी कपड़े उतार के घुमा दिया, और उसमें भी पुलिस कोई कहानी बना देगी। वो क्या कहानी है ये, अब पुलिस बना देगी कोई कहानी, दबाव बना लेगी। मान लीजिए एक पत्रकार साथी ने पेपर आउट हो की जानकारी जिलाधिकारी को दे दी, उस पत्रकार साथी को जेल में रहना पड़ गया, उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। और कानपुर की पुलिस तो सब सीमाएं तोड़ गई, इसीलिए तो कानपुर फेमस है। सवाल मेरा सर ये था कि बेसिकली एक जात, वहीं आ रहा हूं मैं। तो आप सोचिए सब कपड़े उतार दिए पत्रकार के, और मुझे नहीं लगता कोई व्हाट्सएप पे इतना वीडियो चला होगा। अरे व्हाट्सएप भेजने वाले ये भी नहीं जानते किस समय भेजना चाहिए, सुबह सुबह भेज दिया लोगों ने। अब स्वाभाविक है किसी ने भेजा होगा तो कोई ना कोई खोलेगा उसको। तो बताइए अगर सुबह सुबह आपको किसी पत्रकार साथी का बिना कपड़ों का वीडियो देखने को मिल जाए व्हाट्सएप पर, और पहले दिन मैंने कहा सबसे ज्यादा घोर जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। इनके आप सूची उठा लो ऊपर से नीचे तक, वाइस चांसलर कौन है या पदों पे कौन बैठा है, इस कोने से उस कोने तक हिसाब लगा लो कौन लोग बैठे हैं। तो ये बीजेपी की सरकार में जात के आधार पे काम होता है। अखिलेश जी, आजम खान साहब को लेकर बड़े सवाल चल रहे हैं। आजम खान साहब से आपने कोई उनके परिवार से संपर्क साधने की अभी फिलहाल कोई कोशिश करी है कोई? मैं इरफान सोलंकी के साथ साथ जितने भी हमारे ईद मनाने वाले लोग हैं उनको मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूँ, और न केवल उत्तर प्रदेश, देश के सबको मुबारकबाद देता हूँ। आदरणीय आजम खान साहब के परिवार को भी मुबारकबाद मैं आपके माध्यम से देता हूँ, और पहले भी दिया मैंने। देखिए आप उनके साथ अन्याय हुआ उसकी कहानी नहीं बता रहे। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जब इतना इंटरेस्ट ले रहे हो मुझ में और आदरणीय आजम खान साहब में, तो कम से कम इतना इंटरेस्ट तो दिखाओ आप। और बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम ये इंटरेस्ट दिखाओ कि आखिरकार किन अधिकारियों के माध्यम से आपने मुकदमे लगवाए थे। मैं उन परिवारों को बुलाया था, मैंने दिल्ली में और लखनऊ में जिन परिवारों ने उन पे मुकदमे लगाए थे, मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की थी। कुछ लोगों से मैंने कहा कि क्यों मुकदमा लगा रहे हो इतने बड़े नेता पर, तो बोला कि सरकार पे हमारा इतना दबाव है कि हमारी जान भी जा सकती है। अगर हमने आपकी मदद की तो हो सकता है बीजेपी की सरकार में हमारी जान चली जाए, और जब जान पे बात आ जाएगी तो कोई भी किसी पर कुछ भी मुकदमा लिखा देगा। 24 में आजम खान की जगह टिकट किसको मिलेगी? आजम खान साहब को मिलेगी, उसमें क्या बात है? सर चाचा में अभी भी कंफ्यूजन फंसा हुआ है। चाचा क्या कंफ्यूजन है? वो चाचा है, इतना नहीं जानते आप? वो तो कह रहे विधानमंडल सरकार क्या कंफ्यूजन है? तो कह रहे विधान लोग वो देखिए जब चाचा हैं तो हमसे आगे होंगे ना, तो हमसे आगे हैं। इंतजार कर रहे हैं आजम खान साहब के बाहर आने के? नहीं, देखिए इंतजार सच पूछोगे आप तो ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि हम समाजवादी लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कानूनी मदद हो, वो बाहर आए, और हमारे आपके किसी के हाथ में हो तो आज हम लोग उनके साथ कर दें जो करना चाहें। लेकिन सवाल ये बीजेपी को इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अखिलेश आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि आप आजम खान की मदद नहीं कर रहे हैं, जो मदद करनी चाहिए। जो मदद मैं कर रहा हूं क्या मैं बता सकता हूं आपको? जितनी मदद हम समाजवादी लोग कर सकते हैं पूरी मदद की, और बीजेपी चाहती है कि हम लोग खुल के कह दें क्या मदद की है। आप भी लगता है बीजेपी से मिल करके आए हो। हाँ बहुत धन्यवाद। नहीं वैसे नहीं, वो इशारा किया होगा कि ऐसा करिएगा। आजम साहब पे सवाल पूछना, आप महंगाई पे सवाल मत पूछना। देखिए लॉकर में चोरी, बताइए बैंक से अलग से चोरी हो रही है सरकार में, बैंक से इंटरेस्ट पे डकैती हो गई। जब बैंकें डूब रही हैं और बैंकों में सामान रख दोगे तो उसकी डकैती हो जाएगी। उन परिवारों की मैंने मदद की, और जो संबंधित अधिकारी थे उनसे मैंने कहा कि बैंक की जिम्मेदारी है इनकी मदद करना, और मुझे खुशी है इस बात की कि बैंक ने हमारी बात को सुना और उन्होंने उन परिवारों की मदद की। अखिलेश जी, यहाँ पर भिंगवा है, पहाड़पुर है, यहाँ पर यहीं के अधिकारी 4 साल पहले वहाँ नाप आप करके वहाँ के लोगों को जगह दे आए थे। आज जब उनके गरीबों के मकान बन गए तो उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। वो लोग बेघरों पे सड़कों पर ऐसा क्या कहें? बीजेपी की सरकार लगातार गरीबों पर अन्याय कर रही है, और अगर किसी घर से किसी को हटाना है
तो सबसे पहले उसको रहने का इंतज़ाम करना चाहिए। समाजवादी सरकार में भी बड़े बड़े काम हुए जहाँ पर कई जगह लोगों को हटाने का काम हुआ, लेकिन सबसे पहले उन्हें रुकने और रहने का इंतज़ाम किया, उसके बाद कोई फैसला सरकार ने लिया। और कई बार फ्री घर दिए। सरकार का जाता क्या है गरीब को अगर घर दे देंगे तो? परिवार जो है जाके डीएम आवास के बाहर पन्नों पर पेट्रोल डालेंगे। डीएम नहीं सुनेंगे। ये सरकार ने और खासकर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा मुख्यमंत्री आवास की दीवारें बना दी हैं कि चीख पुकार बाहर की सुनाई नहीं दे रही है। बने जो परेशानी और तकलीफ है वो सुनाई नहीं दे रही वहाँ तक। क्या ललितपुर वाली घटना ऐसे हो सकती थी? चंदौली में जो घटना हुई क्या हो सकती थी? और हर दिन देखिए फतेहपुर में हो गया एक बलात्कार, बेटी का लूट हो गई सड़क पर, अलीगढ़ और उस इलाके में एक अधिकारी की लूट हो गई अलीगढ़ में। बुलंदशहर में एक हस्बैंड वाइफ डॉक्टर, उनके साथ घटना हो गई। कितनी घटना हम आपको बताएं। और सच्चाई ये है कि अगर आप आंकड़े मंगा लेंगे तो सबसे ज्यादा वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं है तो आपका उत्तर प्रदेश में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।